गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन क्लास में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? रियल नंबर। रियल नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में देखो बेटा, सब कुछ हम बोर्ड को टारगेट करके करेंगे। हम कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाने वाले, सिर्फ हम बोर्ड को देखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है या किस टाइप के पेपर्स में क्वेश्चंस होंगे। बस इतना ही हम फोकस करेंगे और जितनी चीजें होंगी सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, बस इतना आपको देखना है। जो भी 20-25 मिनट का आपका लेक्चर होगा। तो रियल नंबर कितने नंबर का मिलेगा? 6 मार्क्स का मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 6 मार्क्स का मिलेगा फैक्ट है। अब इस साल का जो सिलेबस है हमारे पास, उसमें एक टॉपिक बता दिया गया है, पहले से पता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी में है आपके, तो पहले आप उसको रिमूव कर दो, फाड़ के फेंकना मत, उसको फाड़ के फेंकना मत भाई, पढ़ना नहीं है, बस इतना। तो रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, एंड थर्ड रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। ये 3 पार्ट पढ़ने हैं और 6 मार्क्स के हैं। तो बेसिकली ऑन एवरेज यदि हम डिवाइड करें, डिवाइड बाय 6 को किसको डिवाइड करें? 3 से, तो 2 मार्क्स के हो रहे हैं, एवरी 2 मार्क्स। बट ध्यान रखना, तो 2-2 मार्क्स के सब आएंगे मैक्सिमम एवरेज। बट जब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यदि आता है तो 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जब ये 3 मार्क्स का आएगा तो इसका नंबर कम हो जाता है, 3 का ये आएगा, 1 मार्क्स का ये आएगा, 2 मार्क्स का ये आएगा। इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जो कि सब लोग अच्छे से किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी अपन देखा होगा, एंड रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। तो ये 3 चीज हमें आज करनी है और पूरा इसी लेक्चर में ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या था? यदि आपने ध्यान हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसका होता है? हमेशा कंपोजिट नंबर का ही होता है। किसका होता है? कंपोजिट नंबर का। तो एक थ्योरम आपके बुक्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, थ्योरम तो डायरेक्टली नहीं आने वाला है, उसमें क्वेश्चंस ही आते हैं। क्वेश्चंस किस पे आते हैं? एचसीएफ फाइंड करो, एलसीएम फाइंड आउट करो, ये सब पे आते हैं। तो बेटा ध्यान दो, पहले आप थ्योरम से एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम आपका क्या था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। किसमें एक्सप्रेस होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो मींस कैन बी एक्सप्रेस्ड बोलो या फैक्टराइज बोलो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के फैक्टर में वो एक्सप्रेस होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक। देखो बेटा, अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, आपसे बोल दिया कि कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होगा या नहीं होगा, तो आपको तो क्या होगा उस टाइम पे वो सोचना पड़ेगा। तो इस पे ध्यान रखना, कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। बट ध्यान रखना, कैसा फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। ऑर्डर कुछ भी होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यही हमें करना है इस वाले पार्ट में। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। इर्रेशनल में क्या करना होगा? √2, √3, √5 आना इर्रेशनल। बस इतना ही आना है, इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है। लिख के ले लो पूरा एकदम, इतना ही आना है। आज से नहीं, आपके फादर भी जब पढ़ रहे होंगे तब भी यही आना होगा। मतलब ये आज से नहीं आ रहा है, जब से बोर्ड एग्जाम चल रहा है तब से एनसीईआरटी चल रही है, या जब से एनसीईआरटी चल रही है तब से ये 3 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन तो रिपीट होने हैं।
बस कैसे होने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ध्यान रखो यदि आपको बोर्ड का एग्जाम अच्छा देना है तो एनसीईआरटी पे आ जाओ अच्छे से। तो सबसे पहला काम हम इसे पढ़ेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किधर चलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बेटा हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देखते जाओ फटाफट। सभी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्लियर होगी, मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, ये सबने पढ़ लिया, मैं आगे चल रहा हूं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन सबको क्लियर है बेटा, यदि आप नहीं पढ़े हो तो भी आप इसको देख सकते हो, जिसका छूट गया है वो फिर से देख ले। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर आर those number, composite number are those number which have more than 2 factor, more than 2 factor। मतलब कंपोजिट नंबर वो फैक्टर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 के कितने फैक्टर होंगे बता सकते हो इजीली, 1 तो होता ही है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, जो भी नंबर होगा उसका 1 फैक्टर होगा। उसके बाद क्या फैक्टर होगा इसका 2, उसके बाद क्या होगा 4। फैक्टर का मतलब जानते हो ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली मतलब पॉइंट में ना आए, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ये होता है कंपोजिट फैक्टर। आप बोलोगे 6, यस 1 2 3 6 फैक्टर। ये क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर। इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर ये बोलते हैं। अब ध्यान दो, व्हाट इज 1, व्हाट इज 1, व्हाट इज 1, 1 इज नीदर, लिख लेना, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसको दिमाग में बिठा लो। 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, कहा लिखा ना। तो मींस कंपोजिट समझ में आ गया सबको। चलो अब प्राइम क्या होगा, सब लोग बोलो प्राइम क्या होगा, मैं यहीं पे लिखा हूं, आप लोग नोट करते चलो, मैं प्राइम लिखा हूं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आर दोस नंबर which have only 2 factor, only 2 factors, केवल और केवल, only and only लिख लो, only and only 2 factor। कहानी का केवल 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर 2। तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, 1 and 2। सेकंड प्राइम नंबर 3, कितने फैक्टर होंगे, 1 and 3। फोर्थ 5, 1, 5, ये सब क्या है बेटा, प्राइम। देखो 2 ही फैक्टर है, तो जब 2 फैक्टर होंगे उसे प्राइम बोलेंगे। या बचपन पढ़ते होंगे 1 and itself, प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 and itself, ये आप पढ़ते होंगे। तो ये आपका काम हो गया। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट समझ में आ गया। अब हम इस डेफिनेशन को समझेंगे, जो भी थ्योरम लिखा हुआ है इसको समझने चले। अब क्या कह रहा है ये पहले ध्यान से देखो, एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया, can be expressed या factorized as a product of prime and this factorization is unique, ये factorization unique होगा apart from the order in which the prime factors, order कुछ भी नहीं। अब भाई इतना तो क्लियर हो गया। चलो हम आपको एक छोटा सा क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। सपोज दिया हमने आपको 36 दिया, ये कैसा नंबर है सभी को पता है, कंपोजिट नंबर है। तो 36 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे उसको ध्यान से समझो। 36 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, बचपन में बहुत किया गया आपने। तो 36 कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर से काम स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2। तो 2 से स्टार्ट करते हैं काम। जब तक ये कैंसिल आउट होगा तब तक कैंसिल आउट करेंगे, किससे, 2 से। देखो 2 18 2 जा 36, 2 9 9 2 जा 18,
अब 2 से कैंसिल आउट होगा, तो फर्स्ट प्राइम नंबर खत्म हो गया। अब किससे चेक करोगे, सेकंड प्राइम नंबर। तो व्हाट इज द सेकंड प्राइम नंबर, 3, तो 3 पे आ जाओ। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। यदि काम अच्छा चाहते हो, यदि काम अपने परफेक्शन के साथ चाहते हो, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। और क्या रखोगे, प्राइम नंबर ही रखोगे। तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, वाह, तो 1 1 करो, कहानी खत्म। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपका हो गया फैक्टराइज, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। अब क्या लिख सकते हैं, देखो हम ऐसे लिखें 36 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। बेटा देखो यही आपको ऐसे ही करना होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल, इस लेक्चर को पूरा ढंग से देख लो, कभी कोई डाउट नहीं होगा। तो 36 = क्या आ गया बेटा, 2² × 3²। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कहानी खत्म। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इससे बोलते हैं 2 था तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार था, तो इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और यही आपका होगा, और ये हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। अब कोई बच्चा बोले सर ये अलग है क्या, नहीं, ये अलग है क्या, केवल ऑर्डर ही तो चेंज है, ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन आते हैं बेसिकली एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम तो बहुत निकाला है, लेकिन यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा, एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विथ लीस्ट पावर, विथ लीस्ट पावर। ये हम लोगों ने पढ़ा, लीस्ट पावर मतलब जो मिनिमम पावर होगा। तो ये एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब सब लोग जानते हो, हाईएस्ट पावर फैक्टर। नहीं जानते हो तो डिटेल में सॉल्यूशन नंबर सिस्टम आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो एचसीएफ लिखने में कुछ ज्यादा नहीं जाना, हमें बोर्ड एग्जाम देना है तो हमारा काम फिक्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विथ लीस्ट पावर। एलसीएम क्या होता है, इसका अपोजिट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विथ मैक्स पावर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विथ मैक्स पावर, एंड ये दोनों डिफिनेशन आपको अपने दिमाग में रखना है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा आपको दे दिया, उस क्वेश्चन को आप करोगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया फाइंड, एक क्वेश्चन लिख लो बेटा नीचे, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6,20। 6,20 मतलब 6 और 20 का, 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करो। मैं मिटा रहा हूं बेटा, आपको डेफिनेशन याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्क क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टराइजेशन। कैसा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर। देखो यही इस डिफरेंस का, यहां पे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, 1 लिखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो 2 × 3 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बचा, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे, 2 5। अब बोलो सर आपने डायरेक्ट लिखा, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूं 2 10 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये आपका हो गया, कहानी इतनी थी। अब क्या करोगे, अब देखो 2 की पावर, इसको ऐसे लिख लेना बेटा, जब ये हो जाए 2 की पावर 2 × 5। यहां पे क्या है, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ये आपका 20 आ गया। अब देखो पहले तो आप इसको सिमिलर बनाओगे, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है नहीं। देखो बेटा यहां पे 3 है और यहां पे 3 है क्या, आप इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों पे, तो आप देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 नहीं है।
तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 बनाओगे। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे 3 नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 0। वाइट बहुत बढ़िया आइडिया, 3 की पावर 0। अब देखो 2 5 3 आ गया। तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर यहाँ भी 5 नहीं है, 5 नहीं है वहां पे, तो क्या करोगे, इंटू 5 की पावर 0। अब सब समझ में आ रहा होगा सर कि 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब हम एचसीएफ की डिफिनेशन याद करो। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। तो कितने प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स 2 into 3 into 5 विथ लीस्ट पावर। तो देखो 2 की लीस्ट पावर क्या है, 2 की लीस्ट पावर क्या है, 1। 3 की लीस्ट पावर क्या है, 3 की लीस्ट पावर 0। 5 की लीस्ट पावर क्या है, 0। तो व्हाट इज द एचसीएफ, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 into 1 और 2, तो क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 2। एलसीएम क्या था बताओ, कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये छोटा क्वेश्चन सीख गए ना तो बहुत हो गया। चलो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो 2 आ गया, एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। तो 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा विथ मैक्स पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। क्या हम मल्टीप्लाई करो फटाफट, 60। व्हाट इज द आंसर, 60। बस यही काम करना है पूरे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अच्छे से करो। तो बेटा ये काम तो आप इजीली कर सकते हो बिल्कुल, और यही आपको करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दिया। अब आप क्या करो, प्रैक्टिस के तौर पे एनसीईआरटी में जितने भी हैं उसको आप करो बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4थी बार जरूर आएगा। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि जो आपको समझ में आना, बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको समझ में आना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सिंपल वे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमारा यही काम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब नोट लिख लो, नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में लिख लो HCF is always equal to given या lesser than equal to given lesser number or equal to lesser number। मतलब जो छोटा नंबर है, HCF is always equal to given lesser number, given lesser number। मतलब जो आपको HCF दिया है, HCF फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा HCF हमेशा या तो उस नंबर से छोटा होगा, गिवन नंबर से, जो लेसर नंबर, गिवन लेसर नंबर, मतलब इक्वल टू या लेसर, ऐसे लिख लो बेटा, छोड़ो इसको ऐसे लिख लो। HCF is always less than or equal to lesser number। ये नोट कर लो बेटा, HCF is always less than or equal to lesser number and LCM is always greater than or equal to greater number। ये अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे कि आपने क्या किया था बेटा, 6 और 20 का HCF निकाला था, 6 और 20 का HCF निकाला था, तो कितना आया था 2। तो 2 क्या था, छोटा था ना, HCF क्या था, always lesser than or equal to 6 and LCM is always greater than or equal to 20। ये आप अपने दिमाग में ढालो, हो सकता है कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। HCF is always lesser than or equal to lesser number, LCM is always greater than or equal to greater number।
तो ये आप अपने दिमाग में ये टेक्निक्स उठा लो, बहुत जल्दी आपको नहीं मिलेगा, आप ऑब्जेक्टिव प्लग करके चले आओगे फिर उसके बाद। तो ये आपको अपने दिमाग में सोचना है। तो अब आपका एक एक्सरसाइज इसी पे है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे है, उसको आप अच्छे से करिएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द सेकंड कॉन्सेप्ट। 6 नंबर आएंगे बेटा, 2 नंबर तो फिक्स है इसी से, एचसीएफ और एलसीएम निकालने से। इतना तो मान के चलो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो आते हैं हम लोग अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? सेकंड क्या था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा इससे भी 2 नंबर मान के चल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब देखो, आप जानते हो रेशनल नंबर होता क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? p बाई क्यू की फॉर्म। अब जब p बाई क्यू की फॉर्म का रेशनल होता है एंड प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप जानते हो। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा? तो बेटा जब p बाई क्यू की फॉर्म है तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट हम कहां करेंगे? q पर। ये q क्या है? बस इतना। हाँ, आप बोलोगे सर डिवाइड करके तो निकाल लेते हैं, बट यहां पे डिवाइड नहीं करना है। यही तो सबसे अच्छी बात है इस थ्योरम्स की या इस डेफिनेशन की। यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग मतलब समझ लो 2/5 तो 0.4 टर्मिनेटिंग है, 1/3 0.3333 डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग भी है, ये बोल सकते हो। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? 0.4 एंड हो गया, ये क्या हुआ? चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, तो इसे हम बोलते हैं। अब पढ़ना क्या है यहाँ पे? बिल्कुल 3 फॉर्म पढ़ने हैं बस। किसके 3 फॉर्म पढ़ने? क्यू के 3 फॉर्म यदि है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि क्यू के 3 फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ध्यान रखना, क्यू की फॉर्म होनी चाहिए 2 की पावर n। यदि क्यू है फॉर्म 2 की पावर n, n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर या इंटीजर बोल दो बेटा, नेचुरल नंबर का इंटीजर बोल दो। 2 इज n इज एनी इंटीजर। देखो इंटीजर भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, इसमें कभी डाउट मत रखना। क्यों? यदि ये इंटीजर है तो कोई समस्या नहीं है, माइनस होगा तो ऊपर चला जाएगा, प्लस होगा तो नीचे जाएगा। दूसरा, यदि ये नेचुरल नंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। हाँ, लेकिन अब बोलोगे कि सर √2 है, √3 है, ऐसा नहीं। तो इंटीजर या नेचुरल नंबर दोनों ध्यान रखना। सेकेंड, Q है फॉर्म 5 की पावर n, एंड फिर से वही। तीसरा, Q है फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। n and m both are natural number and integer. n and m both are integer. ये both are integer होने चाहिए। यदि ये 3 फॉर्म है तो रैशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यदि ये 3 फॉर्म है तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इस पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यदि ये 3 फॉर्म नहीं है तो क्या होगा? यदि ये 3 फॉर्म नहीं है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो बेटा सिर्फ आपको एक ही चीज चेक करनी है, विदाउट डिवीजन। आपको करना है विदाउट डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है। देख बता रहे, अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दो, 731 दे दिया और यहां पे लिख दिया 17। ध्यान हो जाओ। अब मैं बोलूं ये रेशनल है, यस दिस इज अ रेशनल। क्यों? क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म है। ये टर्मिनेटिंग है? नहीं।
दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। अब मैं ये दे दूं 731/625, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। डिवाइड नहीं करना है, हालत बिगड़ जाएगी। डिवाइड नहीं करना है तो 625 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 4। ये सेकंड वाला फॉर्म है भाई, देखो 5 की पावर 4 सेकंड वाला फॉर्म है, तो मींस आ गया। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्या है? यदि आप समझ गए तो कुछ है। नेक्स्ट ये हो गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ये सारी चीजें आपको मिली। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो इसमें, फिर हम लोग जाते हैं आगे। यदि मान लो कोई ऐसी फॉर्म आ गई 13/7, क्या है ये? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? क्या बोलोगे इसको भाई? ना तो 2 की पावर फॉर्म है, ना 5 की पावर है, ना 2 × 5 की पावर है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में, बस सिंपल सा ये 3 फॉर्म याद रखो। ये 3 हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे, इसके अलावा सब नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं 730, इसी को कर देता हूं, एंड 6250, तो क्या हो जाएगा? ये किसकी फॉर्म है? चेक करो। 5 की पावर 5 × 2, सही है? 5 की पावर 5 × 2, ये कौन सी फॉर्म है? फॉर्म नंबर 3। क्यों है फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर n? बस इतना ही तो करना है रिवाइज, और क्या करना है? बस हमारा 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, मतलब 2 पार्ट 4 नंबर कंप्लीट हो गया। हाँ, प्रैक्टिस आपको भी करनी है, प्रैक्टिस आप करते रहिए, और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पहले कर लो, उसके बाद होता। अब आते हैं लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा क्या था? यही लास्ट है और ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो मैं और बनाऊंगा कि हम हाउ टू टैकल एमसीक्यूज, हाउ टू टैकल एमसीक्यूज एक पार्ट और बनाऊंगा इस रिवीजन का। बस एमसीक्यू कैसे करेंगे हम, तो लास्ट देखते हैं। और ये मान के चलो 2 नंबर फिक्स है, इस वाले पार्ट से 2 नंबर तो फिक्स है, हमेशा आते हैं। नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा भाई। 6 नंबर तो आना है से, तो 6 नंबर तो कहीं ना कहीं दे नहीं। तो 3 कॉन्सेप्ट है और 3 कॉन्सेप्ट में 6 नंबर आने हैं, तो 2 नंबर तो फिक्स है, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। तो बिल्कुल ध्यान दो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? फिर से हम इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। आप बचपन में कभी पढ़ के आए होंगे इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर होते क्या है बेटा? पहले तो मैं आपको बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग इर्रेशनल नंबर, नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। बेटा यही होते हैं रिविजिटिंग इर्रेशनल होते क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अभी क्या पढ़ा हमने? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, वो रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल। इसको इर्रेशनल में कैसे लिखते? क्लास 9 पढ़ा होगा, 1 2 3 0 1 2 1 3 7 8 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्यों? ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रेकर कर रहा है, तो ये होता है हमारा। अब हमें करना क्या है? इसमें एक थ्योरम पढ़ लो, P be a prime number, P be a prime number। P क्या है? आपका प्राइम नंबर है, क्लियर? अब आपका P प्राइम नंबर है, थ्योरम्स क्या है उसको ध्यान दो। इफ P divides a square, then P divides a also। और a क्या है? a is पॉजिटिव इंटीजर, a ही पॉजिटिव इंटीजर। इसी थ्योरम का हमें एप्लीकेशन करना है। इसका एप्लीकेशन कहां होगा? प्रूविंग वाले क्वेश्चन में कि इर्रेशनल नंबर को प्रूव करो। तो
ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स कैसे, कोई प्राइम नंबर ले लो 3 और डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को, डिवाइड्स मान लो डिवाइड्स 9, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, a स्क्वायर कोई नंबर होगा, तो क्या 3 डिवाइड नहीं करेगा 3 को, यही बात 3 डिवाइड्स 9 देन 3 डिवाइड्स 3, क्लियर। तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे। तो इस थ्योरम को यूज करने के लिए जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना है। सिलेबस में क्या लिखा है, बिल्कुल √2, √3, √5, और बिलीव करो यही दोनों तीनों में कोई एक आता है, ये √2, √3, √5 है, कोई एक मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को करके हम लोग खत्म करेंगे इस लेक्चर को। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, हमें यह प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर है। देखो बेटा, जो अब बोर्ड एग्जाम जो करता है, करने को तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दें और ये दिखा दें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, जो आपको 10th में करना है, 10th में हमें इसे प्रूव करने के लिए क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब बोलो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट मान लो, यहीं से स्टार्ट होती है कहानी। तो प्रूफिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ में हमें करना क्या है, स्टेप 1 में क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे यूज होगा, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, हमें क्या प्रूफ करना है, रैशनल नंबर। तो √2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यही है, यदि इररेशनल प्रूफ करना है तो हमने रैशनल मान लिया और लास्ट में लाके कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, ये इसको फॉलो नहीं करना है। स्टेप सेकंड, यदि ये रेशनल नंबर है, देखो बेटा ऐसे लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा, यदि ये इररेशनल नंबर है तो क्या लिखोगे, रेशनल नंबर क्या लिखोगे, √2 = p/q एंड प्रोवाइडेड q is not equal to 0, और p और q में क्या कॉमन होते हैं, इसको भी लिख लेना है, p and q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, सबको क्लियर है, मतलब नो कॉमन फैक्टर इन p एंड q, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्लियर। इतना आपके दिमाग में बिठा लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। नेक्स्ट, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्टेप 3, बेटा स्टेप में लिखोगे तो स्टेप 3, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। देखो ऐसे ही लिखते जाना है, एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लो, बस ये नंबर बदलेगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इसको ध्यान रखो। बोथ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो 2 = p²/q²। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, p² = 2 टाइम्स ऑफ q², या फिर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल यदि आप ध्यान दो, p² = 2 टाइम्स ऑफ q², क्लियर। यदि मैं इसको यहां पे करूं तो क्या बोलोगे आप, देखो यहां से यदि आप देखो तो q² = क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, q² = क्या लिख सकते हो, p²/2 लिख सकते हो। अब यहां पे क्या मिलना है, स्टेप 4, देखो यहीं पे लिखोगे स्टेप 4, तो इतना आपने ऊपर लिख लिया होगा, मैं ऊपर बिठा रहा हूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, हाँ यहां पे लिख रहा हूं स्टेप 4। देखो स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 क्या है, ध्यान देना, याद रखो क्यों क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब इंटीजर, भाई लिख लेना यहाँ पे, आपको डाउट हो तो लिख लेना, कोप्राइम्स है, तो कोप्राइम्स तभी होते हैं जब दो इंटीजर्स का HCF 1 होता है या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो p and q are also integer, लिख लेना, p and q are also integer, ये भी इंटीजर ही है, बट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, ध्यान रखना। अब यदि q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर, यदि q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, और यदि ये इंटीजर होगा कब इंटीजर होगा, when
2 डिवाइड्स p स्क्वायर। बोल सकते हो भाई, बिल्कुल बोल सकते हो, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब कोई ये बच्चा बोल सकता है, कोई ये बोल सकता है क्या p स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स, अब यहां पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स p आल्सो। पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब बोलो सर प्राइम नंबर है p, तो भाई p प्राइम नंबर नहीं, यहां पे p को प्राइम से p और q कोई कॉमन नहीं है, ये आपने माना। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को। इसका मतलब फॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू स्टेप 5। देखो बेटा स्टेप 5 आप ऐसे भी स्टेप्स पे लिख लो तो काफी फायदा मिलता है। p किस फॉर्म का होगा, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k। भाई 2 यदि p को डिवाइड करेगा, 2 यदि p को डिवाइड करेगा तो p की फॉर्म क्या होगी, 2k की फॉर्म होगी। ये हमारा हो गया थर्ड। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको पुट कर देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या करोगे, पुट कर दोगे। इसमें पुट करोगे p इक्वल टू 2k पुट कर दो, तो क्या आ गया, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर आ गया। तब यहां से क्या मिल जाएगा, यहां भी तो k इंटीजर था, यहां भी k इंटीजर होते हो, तो k क्या है, इंटीजर है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, q स्क्वायर बाई 2, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, q स्क्वायर बाई 2। बेटा देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा स्टेप्स आपको लग रहा होगा ज्यादा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-3 स्टेप भी कर सकते। कितने स्टेप्स है, केवल स्टेप से तो हमने बनाया है इसमें, और है क्या, तो k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे क्या होगा, k स्क्वायर क्या है, इंटीजर, k स्क्वायर क्या है, इंटीजर। अब q स्क्वायर बाई 2 इंटीजर कब होगा, जब q स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2, जब q स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2, जब q स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2। तो मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पे देखो ऊपर, तो क्या करेगा, 2 डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, स्टेप 6, स्टेप 6 क्या डिवाइड करेगा, देखो क्या करेगा, क्या करेगा यहां पे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, आ गया समझ में, वही थ्योरम यूज हो रही है। देन 2 डिवाइड्स q, इसका मतलब यदि 2 डिवाइड्स हो रहा है q स्क्वायर को और 2 डिवाइड्स कर रहा है q को, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ q इज द फॉर्म ऑफ 2, मींस q इज आल्सो फॉर्म ऑफ, q इज आल्सो फॉर्म ऑफ 2 टाइम्स ऑफ k1। ये स्टेप नंबर 7 देखा बेटा, 7 या 8 लाइन में हमने कर दिया, और इसीलिए 3 नंबर में आता है p इज इक्वल टू 2k1, q इज इक्वल टू 2k, p इज इक्वल टू 2k एंड q इज इक्वल टू 2k1। इसको क्या मान लें, फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम द फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है बिल्कुल, और एक बार नहीं, यदि आपको हो रहा है 2 बार 3 बार करो, स्टेप्स में लिखोगे फायदा ये होगा, स्टेप बात में अच्छी हो जाएगी आपकी और आपको नंबर मिलेगा। क्यों, नंबर कटते बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नंबर काट लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हो कोई ना कोई चीज, बट यदि आप ऐसे करते हो तो सारे स्टेप सब टीचर्स को दिखेगा, चेक करने वाले को दिखेगा, उससे क्या होगा, फायदा आपको होगा। तो लास्ट स्टेप, स्टेप 8, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्या बोलोगे, p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर, अ कॉमन फैक्टर 2। भाई देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन फैक्टर 2, और आपने क्या माना था, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, p एंड q हैव, आपने क्या किया था, कॉमन फैक्टर 2, बट by contradiction, this is contradicted, this is
contradicted from our assumption। तो जो हमने किया था, क्या एजम्पशन किया था? √2 इज अ रैशनल नंबर। तो वहां पे क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि वहां पे कोई फैक्टर कॉमन नहीं था, कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। अब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब √2 इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। क्या होगा ये? √2 इज इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। बड़ा सा लिख देना बेटा, ऐसे करना है। और यही तीन क्वेश्चन आप तैयार कर, √2, √3, √5। इतना यदि आप तैयार है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसी में से 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए आपके। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बार बार एनसीईआरटी लगाना है और इस लेक्चर को बार बार देखना है। जितनी बार आप इस लेक्चर को देखोगे उतने फायदे होंगे। चलो एक थोड़ा सा नोट लिख लो, नोट पे लिख लो। कई लोग गलत करते हैं ये चीजें। इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल क्या होगा? इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल इज इक्वल टू क्या होगा? रैशनल या इर्रेशनल? मे बी रैशनल एंड इर्रेशनल। कोई एक नहीं होगा, मे बी लिख लेना, मे बी। इसको दिमाग में बिठा लेना, मे बी रैशनल एंड इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर का सम, दो इर्रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। दो इर्रेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। दूसरा नोट लिख लो, रैशनल प्लस माइनस इर्रेशनल। रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होगा? हमेशा इर्रेशनल। ना को बिठा लो, ये चीजें हो रही है। इसके बाद करके देख लेना, लेकिन इतना दिमाग में रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपके सामने। तो ओके, हमें लगता है सब कुछ क्लियर हो गया। तो इतना हमें पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट सारे हो गए। अब एनसीईआरटी आपको सॉल्व करना है। एक लेक्चर और मैं आपको दूंगा इसमें, हाउ टू टैकल एमसीक्यूज। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।